हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अगर हम लोग वेक्टर की बात करते हैं और वो भी फिज़िक्स में, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा। इसको मैथ्स की तरह से नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी हमें वेक्टर को फिज़िक्स में पढ़ना है तो कैसे शुरू करेंगे। और मैं हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे वो डॉट प्रोडक्ट हो, क्रॉस प्रोडक्ट हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसका कोई भाई एग्जिस्ट करता होगा जो बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट के साथ होगा, तभी किसी को कुछ नाम रखने की ज़रूरत पड़ी। तो यस, तो इसके साथ ही हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी भी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों, हम चाहे वेक्टर की बात करें चाहे स्केलर की बात करें, ये दीज टू आर फॉर द फिजिकल क्वांटिटीज। जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे होते हैं तभी हम स्केलर या वेक्टर की बात करते हैं, है ना। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के बीच में आ सकता है, इधर आ सकता है या फिर इधर आ सकता है। एक टेंसर क्वांटिटी भी लिखते हैं, बट अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। वो जब आप रोटेशनल पढ़ेंगे तो वो भी बस जानकारी भर के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ करने की उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो पहली चीज़ आती है कि क्या उसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, ठीक है। क्या हमें मैग्नीट्यूड पता है, क्या हमें उसका कोई डायरेक्शन भी है और वो हमें पता होता है। क्या वेक्टर एडिशन, क्या कोई स्पेशल रूल भी है फॉर द एडिशन, स्पेशल रूल फॉर एडिशन, ठीक है। अब इन तीन लेयर पे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसको हमने ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया, इसको सी लिख दिया। तो अगर ये तीनों चीज़ें एक साथ हो तो हम उसको वेक्टर बोलेंगे कि भाई एक फिजिकल क्वांटिटी है भाई, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, उसके पास डायरेक्शन भी है, और वो एक स्पेशल रूल को भी फॉलो कर रहा है फॉर द एडिशन। अगर ये तीनों बातें हैं तब हम इस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और अगर सिर्फ एक है, सिर्फ एक क्वांटिटी है, तो हम उसको स्केलर बोलते हैं। स्पेशल केस में दो चीज़ें होती है, जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं बॉस, तो इलेक्ट्रिक करंट में कुछ हद तक करंट का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, स्टिल ये स्केलर क्वांटिटी। वाई? बिकॉज ये एडिशन के लिए ऑर्डिनरी रूल फॉलो करता है कि भाई अगर दो करंट है तो किसी भी एंगल पे हो तो आई वन प्लस आई टू लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसको हम क्या लिख देते हैं, आई वन प्लस आई टू लिख देते हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट नहीं आ पाया, मतलब स्पेशल रूल जो होना चाहिए था वेक्टर एडिशन के लिए वो नहीं आ पाया, इसलिए इसको स्केलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो बातें समझ आ गई कि भाई अगर हम स्केलर की बात करते हैं, अगर हम वेक्टर की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटीज वैसे जिसमें डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड भी हो और स्पेशल रूल्स भी फॉलो करता हो एडिशन के लिए, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जो पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और साथ में वो एक स्पेशल रूल भी फॉलो करता है फॉर द एडिशन, ठीक है जी। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट और मज़ेदार जो बार बार यूज़ करेंगे, हम फोर्स की बात करते हैं कि कोई एक ब्लॉक है और इस पर एक फोर्स लग रहा है, तो उसका एक डायरेक्शन भी होता है सर। आपको पता होता है कि अच्छा एक फोर्स है जो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस लग रहा है, तो देखो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इससे बहुत तरह के क्वांटिटीज मिलेंगे जो कि वेक्टर के गिनती में आएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो बातें समझ आ रही हैं, कहीं से कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब आप सबसे पहली जो चीज़ पढ़ोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, कैसे किसी वेक्टर को दिखाएंगे, है ना। तो देखो, अभी तो फैशन है कि बोल्ड लेटर में लिख देते, बट हम जब कॉपी पे लिख रहे हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो हमेशा अगर हमें लिखना है कि ए इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक एरो लगा देना चाहिए। हमें इसके ऊपर क्या करना चाहिए, एरो लगाना चाहिए। अगर हमारे पास वेक्टर बी है तो ऐसा एरो लगाना चाहिए, हमें सी लिख दिया तो ऐसा एरो लगाना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं
कि मान लो ये ए वेक्टर, तो इसको दिखाएंगे कैसे कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस का इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये ऐसा दिखाओगे। अब रिप्रेजेंटेशन में हम ये बात करते हैं कि जो लेंथ लिखते हैं ना, ये जो लेंथ लिखते हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड लिखते हैं। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होगा जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे होंगे, तो वहां पे इसको मैं समझाऊंगा कि कैसे लिख रहे हैं। तो अगर ए वेक्टर हमने लिखना था तो बेटा हमने ऐसे लिख दिया। तो एट द सेम टाइम अगर हमें 2a लिखना हो, हमें एक नया वेक्टर लिखना हो b, एंड b इज 2a, मतलब a के डायरेक्शन में ही b का डायरेक्शन है, लेकिन मैग्नीट्यूड डबल है, तो पता है जितना ये है बिल्कुल इसका डबल कर दे। देखो इतना, क्योंकि हमने अभी बताया आपसे कि भाई वो जो लेंथ ऑफ द वेक्टर लिखते हो वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर में इसका इस्तेमाल होगा, बट बहुत कम जगहों पे, हमेशा यूज नहीं करेंगे आप इसको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये बी वेक्टर हो गया, क्यों डबल लेंथ का है, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर की बात कर रहे थे, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बात समझ आ गई, कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आपकी जो समझ है वो रियल उसमें आएगी। तो जैसे हमने ए वेक्टर लिखा, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें दोनों चीजें होनी चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड भी छुपा होना चाहिए और इसी में डायरेक्शन भी छुपा होना चाहिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड भी छुपा होना चाहिए और इसी में डायरेक्शन भी छुपा होना चाहिए। तो इसी को ऐसा लिखा जाता है कि अगर ए है तो इसको हम ए कैप लिखते हैं, ठीक है, इसको ए कैप लिखते हैं। तो ये जो पार्ट है ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, ये मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया, और ये जो पार्ट हुआ इसको हम डायरेक्शन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस स्पेशल डायरेक्शन पार्ट इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसको क्यों यूनिट वेक्टर है बोलते हैं सब मैं समझाता हूं। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यहां तक बात समझ आ रही है? तो देखो ये ए को मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं और ए को ऐसे भी लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड कहीं पे लिखना हो तो मॉड लगा दीजिए तो भी ये मैग्नीट्यूड कहलाएगा। सो अगर ए मैग्नीट्यूड लिखना हो तो कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा। बिल्कुल क्लियर है मामला सर? बात समझ आ रही है? अब देखो यूनिट वेक्टर को समझते हैं। सो जब भी हम यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो इसमें से क्या चीज़ें आती हैं, कैसे लिखते हैं, वो सब मैं आपको समझा रहा हूँ। तो देखो जब आप यूनिट वेक्टर की बात करोगे तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा तो ये क्या, तो ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट क्या होता है मामला, इट शोज द डायरेक्शन, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, एंड सेकेंड थिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज 1। जब भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो उसको 1 लिखेंगे। अब इसको थोड़ा समझते हैं कि इससे क्या हुआ। मैं एक सिंपल एग्जांपल से कहानी शुरू करता हूं। मान लीजिए आप यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, ठीक है जी, आप दिल्ली में बैठे हैं और इधर है अहमदाबाद, ठीक है, ये अहमदाबाद है, ठीक है जी, और इस तरफ है ये कोटा या जयपुर, जयपुर भी तो कंफ्यूज हो जाएंगे जे के से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ लिख दिया बीकानेर, तो ये दिल्ली हो गया, ये अहमदाबाद है और ये बीकानेर है सर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ, अच्छा बीकानेर भी हमने लिख दिया, ये तो इधर तो गलत लिख दिया ना बेटा, अहमदाबाद इधर ही कहीं पे होगा है ना, तो हम इधर कहीं पे आते तो यूपी में चले आते तो हम लिखते हैं बरेली, बी से बरेली हो गया, ठीक है। अब एक रोड बनी है यहाँ से यूं, और दूसरी एक सड़क इधर पे है जो दिल्ली टू बीकानेर के बरेली के लिए, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ से देखोगे यूं, तो अब अगर कोई भी ट्रेन कुछ भी ए की तरफ जाती हो, तुम एक डायरेक्शन तो लिखना होगा, तो ए कैप लिख दिया जी। अभी हमें और तुम्हें पता है कि ए कैप मतलब टूवर्ड्स ए, बी कैप मतलब टूवर्ड्स बरेली, बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि वेलोसिटी ऑफ राम इज 20 ए कैप मीटर पर सेकेंड, तो तुम क्या पढ़ोगे,
राम इज मूविंग टुवर्ड्स अहमदाबाद विथ 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं लिख दूं वेलोसिटी ऑफ लक्ष्मण इज 30 बी कैप मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स लक्ष्मण इज मूविंग टुवर्ड्स बरेली विथ 30 मीटर पर सेकेंड। बहुत क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अभी ए और बी का मतलब हमें और तुम्हें पता है, तो समझाने के लिए हमने एक स्पेशल एग्जाम्पल लिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कुछ करूं, इसको एक्सचेंज कर दूं, मैं को नहीं जी ऐसा कर लेते हैं, किसी वजह से ये मान लो एक्सचेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया, इनफैक्ट ये ऐसा कुछ हो गया सर किसी वजह से, अब क्या पढ़ोगे? राम इज स्टिल मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड, लक्ष्मण इज स्टिल मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड। बट द सिचुएशन में जो चेंज है वो क्या हुआ? नाउ राम इज मूविंग टुवर्ड्स बरेली एंड द लक्ष्मण इज मूविंग टुवर्ड्स अहमदाबाद। तो भाई यूनिट वेक्टर के एक्सचेंज होने से, इंटरचेंज होने से तुम्हारे मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं आया। ये तभी संभव है जब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, ठीक है, और ये डायरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसके बदलने से डायरेक्शन एंटायरली अलग तरीके से बदल गया। तो बात समझ आ गई। तो जब भी आप यूनिट वेक्टर लिखते हो, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, वो ऑलवेज 1 लिखोगे। जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? ऑलवेज 1 लिखोगे। लेकिन मजे की बात क्या है कि अगर अभी आप किसी को जाके कहोगे ए कैप मीन्स टुवर्ड्स अहमदाबाद, तो हंसेंगे तुम पर। अगर तुम कहोगे बी मतलब बरेली, तो हंसेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें और तुम्हें पता है, हमने यहाँ पे ये चलो कोडिंग करी और हो गया। लेकिन इन जनरल क्या लिखते हैं, तब उसमें आते हैं जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम लोग, तब लिखेंगे कि भाई जो सबको पता है, वो आपको भी पता होगा, मोदी जी को भी पता होगा, राहुल गांधी को भी पता होगा, ठीक है, और उधर चले जाए तो पुतिन को भी पता होगा, है ना, मतलब सबको पता है। तो ये, तो अब अगर यहाँ पे लिख लो, तो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। अब ये सबको पता है, तो कभी भी अगर हमें यूनिट वेक्टर लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं? एक्स एक्सिस पे लिखना हो तो आई कैप लिखते हैं, वाई एक्सिस पे लिखना हो तो जे कैप लिखते हैं, ठीक है, और जेड एक्सिस पे लिखना हो तो के कैप लिखेंगे। अगर जेड एक्सिस पे लिखना हो तो के कैप लिखोगे आप, ठीक है, आई जे के। अब यहां से हमेशा याद रखना कि इसका जस्ट ऑपोजिट तो माइनस के कैप। अगर जे के हम जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो माइनस जे कैप लिखा जाएगा, और अगर एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो माइनस आई कैप। बात समझ आ रही है? तो कैसे यूनिट वेक्टर लिख रहे हैं पता चला? तो आई कैप इज द यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप इज द यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड के कैप इज द यूनिट वेक्टर टूवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक है जी। तो सबसे पहली जो चीज जहन में रहनी चाहिए कि भाई आई कैप का मैग्नीट्यूड, बिकॉज दिस ऑल आर यूनिट वेक्टर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई जे और के सबको 1 1 1 लिख देंगे क्या? यहाँ तक बातें समझ आ रही है? अब ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, जैसे मैंने बताया ये सबको पता है। अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि अब अगर तुम किसी की वेलोसिटी लिखना चाहते हो, तो अगर 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड लिखोगे तो इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स, ये ऐड करना जरूरी है, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ आई? तो देखो, अब जो बात है, तो व्हाट इज वेक्टर हियर? इट इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स लिखने में काम आएगा, फिजिक्स सॉल्व करने में काम आएगा, इट इज नॉट फिजिक्स, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसलिए जो मैंने कहा कि इसको मैथ्स के तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको एज अ लैंग्वेज पढ़ेंगे जो तुम्हें फिजिक्स में इस्तेमाल करना है, ठीक है। कई बार गलतियां क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर के खूब बड़े बड़े सवाल लगाते हैं फिजिक्स में, महीने भर तक ये काम कर रहे होते हैं। बेटा मैथ्स में है वो, क्यों परेशान हो रहा? अभी तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि हाउ टू यूज दीज कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स। तुम्हें खूब इंटीग्रेशन आता है, बट हाउ टू यूज इट इन फिजिक्स, इसमें आप एकदम लड्डू होते हैं, वो मुश्किल हो जाता है। इसमें गलती आपकी भी नहीं होती, बट आपको ऐसा कराया जाता है, वो दिक्कतें हो जाती है यार, ठीक है। अब अगर कहीं पे लिख दो एक्सेलरेशन, मान लो एक्सेलरेशन लिखा हुआ -5 के कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या कहोगे?
इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? टूवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस. बिल्कुल क्लियर है. तो कैसे हम ये इन यूनिट वेक्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं. तो देखो, ये अगर मान लो कहीं पे फोर्स लिख दे, फोर्स लिख दे, अच्छा फोर्स इज 80 जे कैप न्यूटन. मतलब क्या हो गया? फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 80 न्यूटन है. मतलब हम इसको लिख सकते 80 न्यूटन टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. 80 न्यूटन टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस. कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. अब यहीं से बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी. तो सबसे पहला जैसे लिखेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर. अब नाम से ही पता चलता है व्हाट इज पोजीशन वेक्टर. द वेक्टर which indicates the position of a given point. पॉइंट इसलिए लिखा कि एक्यूरेसी, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता था. विच इंडिकेट्स द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट और पार्टिकल और बॉडी. जो भी कुछ आ सकता है जिसकी हम पोजिशन लिखना चाहते हैं. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोजिशन वेक्टर बोलते हैं. अब मान लो स्पेस में, हवा में, तुम कमरे में जहां पे भी बैठे हो, हवा में एक पार्टिकल है सर. ठीक है. कमरे में, और इसकी पोजीशन लिखनी, नहीं लिख सकते आप. इसकी फोटो खींचोगे तब भी नहीं. फोटो खींचोगे तो आइडिया लगेगा कहाँ पे, बट एग्जैक्ट लोकेट कर पाना विद द हेल्प ऑफ दैट फोटो इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. तो हमें क्या करना चाहिए बॉस? हमें ये करना चाहिए कि एक ओरिजिन मान लेना चाहिए, और हमें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट खींच देना चाहिए. ये तो देखो, ये एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. अब ये जहां कहीं भी होगा ये पार्टिकल, ये जहां कहीं भी होगा, अब तुम इसकी एक्स की मेजरमेंट ले सकते हो कि भाई ये एक्स पे कितना दूर है. ठीक है. एक्स पे कितनी दूर है, वाई पे कितनी दूर है, और जेड पे. यहां तक बातें समझ आ रही है? तो एक्स, फिर यहां पे ये देखोगे तो जेड कितना हो गया, ये देखो. तो यहां से देखेंगे हम लोग, देखना ध्यान से समझना. तो यहां जब लिखा हमने, तो ये फोटो थोड़ा सा अलग हटा दूं तो क्लैरिटी आएगी. देखो, यहाँ पे पार्टिकल था सर. तो यहाँ जब पार्टिकल था वो बीच में कहीं पे होगा. तो देखो, यहाँ से अगर देखेंगे तो थोड़ा सा फोटो में अच्छे से बता दूं तो ताकि क्लैरिटी आ जाए आपको सर. देखो, कहीं पे पार्टिकल था. तो मान लो अगर एक्स वाई प्लेन में होता, यहाँ पे होता, अगर ये एक्स वाई प्लेन में होता, तब सीधे सीधे एक्स और वाई लिख देते हम. ये x लिखते और ये y लिखते, और ये पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में होता और z जीरो होता. लेकिन इसका z भी कुछ है. तो और समझने के लिए मैं इसको ऊपर कर दूं. अब क्लैरिटी आई, पार्टिकल एक्चुअली कहाँ है, तो ये z हो गया. तो अब देखो, वो जो पार्टिकल था वो कहाँ है हमें पता लग गया. x कोऑर्डिनेट पे वो x डिस्टेंस पे y है, और z पे z है. अब ये कुछ भी हो सकता था, 1 2 5 9 8 20. तो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन वेक्टर को r इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर. इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, तब यहीं से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना सीख जाएंगे, जो बहुत ही आसान हो जाएगा फिर. ठीक है. तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, यहाँ तक बात समझ आ रही, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है. अब जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर समझेंगे तो आप यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकालना सीख जाएंगे. तो एक समझाने के लिए मैं लिख दूं कि अगर वेलोसिटी वेक्टर पूछा जाता तो, अब इसमें बताने की जरूरत है नहीं. द वेक्टर रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी इज नोन एज वेलोसिटी वेक्टर. बस यहां पे समझने वाली क्या बात है कि ये तीनों कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं. तीनों कंपोनेंट्स लिखे जा सकते हैं, लाइक वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप. इट मीन्स वेलोसिटी एक ही है, बट वी हैव थ्री डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेलोसिटी. इसको हम पढ़ेंगे एक्स कंपोनेंट, इसको पढ़ेंगे एक्स कंपोनेंट, इसको पढ़ेंगे वाई कंपोनेंट. और आप घबराइएगा नहीं, मैं हर एक चीज बहुत तसल्ली से समझा दूंगा, सिखा दूंगा, आप करने लग जाओगे कि भाई कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं. तो नेक्स्ट क्लास में रिजल्टेंट जैसे सीखेंगे, आप न्यूमेरिकल्स करना शुरू कर दोगे. दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. ठीक है.
तो ऑन द सेम पैटर्न हम एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर सब कुछ लिख सकते हैं, कोई पंगा ही नहीं है। अगर मुझे फोर्स वेक्टर लिखना हो जी, ठीक है, तो फोर्स वेक्टर भी हम इसी पैटर्न पे लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा, फोर्स इट इज F1 आई कैप, कुछ जगहों पे एक्स कैप लिखा जाता है बट आई जे के से ही काम चलाइए। F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, जैसे न्यूटन लिख दिया जी, अब आपको पता लग गया। एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ दैट फोर्स इज F1, वाई कॉम्पोनेंट इज F2, जेड कॉम्पोनेंट इज F3, है ना। अब अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट एज वेल एज जेड कॉम्पोनेंट। बात समझ आई। तो क्या होता है ये कॉम्पोनेंट, यहां तक बात समझ आ रही। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स बताऊंगा, जिसमें ट्रायंगल रूल से शुरू करके फिर मैग्नीट्यूड निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। फिर उसको कैसे डिफरेंट क्वेश्चंस में इस्तेमाल करना है वो लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए बने रहिए एंड देखिए, शेयर लाइक कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि भाई काम की चीज़ है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपसे, ओके बाय, टेक केयर।